हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू। ठीक है, आज का लेक्चर रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एक बार जल्दी से उसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज, ये रिपीट हो गया बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर? जल्दी से रिवाइज करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को स्टार्ट किया था। क्लियर? और हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैलकुलेट करना सीखा था। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था, उसका नाम था बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या होता है बेटा? वो एटम जिसने अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा, वो नॉन बॉन्डिंग स्टेट में है। और अगर उस एटम में हम किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाहते हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में, तो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो हीट चेंज होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? वहीं पे हमने एक टर्म डिस्कस किया था बेटा जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैंने आपको सिंपल सा मीनिंग बताया था कि ये हमें बताता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्शन अच्छा होगा तो उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। ये हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या रिलेशन था हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल अबाउट कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अच्छा है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी अच्छी होगी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, उतनी मोर नेगेटिव होगी। क्योंकि जब अट्रैक्शन अच्छा होता है तो हीट क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। ये हमने डिस्कस किया था। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी नहीं है, अगर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अच्छा नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ही नहीं, नेगेटिव है, तो उस केस में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो तरह की होती है, एक होती है बेटा नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल अबाउट कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करते टाइम जो हीट रिलीज होती है, हीट उतनी ज्यादा रिलीज होती है जितना अच्छा अट्रैक्शन होता है। क्लियर बेटा? तो अब इस केस में यहां पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ये हमने रिलेट करना सीखा था। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। फिर हमने क्या डिस्कस किया था बेटा कि हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया और नोबल गैसेस हो गई। ये कैसे होते हैं बेटा? ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये सब के सब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। क्या रीजन है कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं? बेरिलियम मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एस ऑर्बिटल के अंदर और हमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। साइज छोटा है, कॉम्पैक्ट है, उस केस में ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स एडेड हैं, इनर्ट इलेक्ट्रॉन है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। एज इट इज बेटा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि वो सिमेट्रिक होते हैं, प्लस उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। अब जो स्टेबल है वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता, हम फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं।
अगर हम फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। नेक्स्ट बेटा, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कैसी हैं? जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6। स्टेबल है, अगेन स्टेबल है क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जो स्टेबल है वो ना ही कुछ लेना चाहते ना कुछ देना चाहते। हम फिर भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं उस एटम में तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये लोग शो करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। राइट बेटा, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एलिमेंट्स शो करते हैं। फिर हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे, हमने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उन फैक्टर्स को डिस्कस किया, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि इन जनरल क्या बोल सकते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? अगर एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा तो भाई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर लाना है तो उसको किसी को शो करना पड़ेगा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन कौन शो करता है? हमारा न्यूक्लियस शो करता है। लेकिन अगर एटम का साइज बढ़ता जा रहा है तो आउटर मोस्ट शेल दूर होती चली जा रही है, वो शेल दूर होती चली जा रही है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एफिनिटी नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। और अगर अट्रैक्शन कम है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज होती है अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, वो कंपैरेटिवली कम होगी। क्लियर? तो जितना ज्यादा छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हीट उतनी ज्यादा रिलीज होगी। ये स्टेटमेंट मैंने जनरल स्टेटमेंट दिया है, हम हर जगह ये केस अप्लाई नहीं कर सकते। मैम आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब हमने एक्सेप्शन डिस्कस किया था ना बेटा कि क्लोरीन और फ्लोरीन में से मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन शो करता है, तो यहां पे पता है रीजन क्या था? यहां पर रीजन यही था बेटा कि ये जो फ्लोरीन है ना, इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन स्मॉल है, और इसका साइज स्मॉल होने की वजह से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें 1s2 2s2 2p5, राइट? अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक तो घर छोटा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो क्या करेगा? वो करेगा बेटा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, और उसके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसमें से थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओवरऑल तो वैल्यू नेगेटिव आएगी लेकिन कंपैरेटिवली कम आएगी। ये रीजन था यहां पे, राइट? नेक्स्ट हमने क्या फैक्टर हम डिस्कस कर सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस्ड। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना ज्यादा वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जितनी अच्छी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाएगा, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, तो उतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी। और किससे कंपेयर कर सकते हैं बेटा? इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, बाहर की तरफ धक्का देते हैं। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का आने वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो रहा है, और अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है, एफिनिटी कम अच्छी है, तो उस केस में कंपैरेटिवली कम हीट रिलीज होगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना उतना टफ होगा, कंपैरेटिवली कम एनर्जी रिलीज होगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमें प्रोपोर्शनल में रिलेशन देना पड़े, अगर हमें प्रोपोर्शनल में रिलेशन नहीं देना पड़ रहा तो फिर जो है वो ठीक है, मतलब हमें उसको कंपेयर करके ही लर्न करना है। फिर हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर हमने डिस्कस किया था, यहां पे ये पॉइंट्स हट गए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस। क्लियर? ये शो करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? ये हट गया था, मे बी बोर्ड पे टच हो गए थे हेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स है बेटा जो हाईलाइटेड हमको याद रखने हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी जो है
उनकी हमारे पास वैल्यू सेम आ सकती है, लेकिन उनका साइन अपोजिट होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो हीट चेंज होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर एक पॉइंट आया था हमारे पास कि भाई ऑक्सीजन जो है, हमारे पास क्या एटम है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होता है बेटा, हमारे पास ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, then iodine, and then sulfur, then selenium, then tellurium, then polonium, and then oxygen। अगर हम हेलोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली को कंपेयर करके बताएं तो ये क्या है बेटा, हेलोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली, इसका हमारे पास कंबाइंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। क्लियर? तो ये कैसे आया बेटा हमारे पास ऑर्डर, अगर हम देखें बेटा ध्यान से क्लोरीन और फ्लोरीन को, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का रीजन मैंने आपको अभी बताया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s3s2 3p5। वहीं पे हम फ्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। 2p का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, 2p का साइज छोटा होता है तो ये कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल होता है। क्लियर? और इसमें अगर हम फर्दर इलेक्ट्रॉन जोड़ते चले जाते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ जाता है। रिपल्जन की वजह से जो एनर्जी कंपैरेटिवली रिलीज हो रही थी वो थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, दैट्स वाई क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती तो नेगेटिव है, ये ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको पढ़ने में मिल जाए कहीं कि भाई ऑक्सीजन भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। नहीं, हमारे लिए एनसीईआरटी बाइबल है, एनसीईआरटी रामायण है, एनसीईआरटी कुरान है, सब कुछ एनसीईआरटी है। अगर हमें इनऑर्गेनिक के किसी भी पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अगर 11th-12th के एनसीईआरटी में किसी स्टेटमेंट पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो हमें 12th क्लास की एनसीईआरटी को प्रेफर करना है। तो यहां पर बेटा जो ऑक्सीजन होता है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4। इस केस में भी यही होता है, साइज छोटा, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा। तो यहां पर भी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। भाई हीट रिलीज कब होगी, हीट रिलीज होगी जब अट्रैक्शन होगा। तो ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, छोटा भी साइज है, तो अब इस केस में हीट रिलीज होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए हीट रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, एंड दैट इज द रीजन कि ऑक्सीजन करता तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बट सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर था बेटा हमारे पास नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस में हमने क्या पढ़ा था बेटा, नियॉन के बाद आर्गन और क्रिप्टन की बराबर होती है, देन ज़ेनॉन एंड देन रेडॉन एंड देन हीलियम। वाई हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों थी, उसका रीजन मैंने आपको क्या दिया था भाई, इसके पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर हम नियॉन की बात करें तो इसके पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन है 10, और इसके पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2, 1s2 के अंदर। अब इसमें जो ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ज्यादा अच्छा शील्डिंग इफेक्ट कौन शो करेगा भाई, पहले तो हीलियम का साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नियॉन से इतना भी छोटा साइज नहीं है। अब इस केस में क्या होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको धक्का देने वाले, रिपेल करने वाले 10 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रिपेल करेंगे। क्लियर, ज्यादा अच्छा रिपेल करेंगे, फिर भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो ये शो क्या करता है, ये शो करता है दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी सबसे ज्यादा कौन शो करता है बेटा, नियॉन, उसके बाद आर्गन, देन क्रिप्टन, देन ज़ेनॉन एंड देन रेडॉन एंड देन हीलियम।
तो ये मेजर पॉइंट्स थे बेटा जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिलेट किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी को रिलेट किया था। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अब तक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोनों प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं बॉन्डिंग स्टेट में या नॉन बॉन्डिंग स्टेट में। नॉन बॉन्डिंग स्टेट में जब उन्होंने किसी और के साथ बॉन्ड न बना रखा हो। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी है बेटा, इसको हम मेजर करते हैं, डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग स्टेट। जब कोई एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड में क्या होता है? एक बॉन्ड पेयर होता है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी एटम की जो टेंडेंसी होती है उन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल दो लोगों का झगड़ा करवा दिया हमने, ठीक है। वो दो लोग हमने ले लिए, एक ले लिया बेटा राजपाल यादव, बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, और एक हमने ले लिया द ग्रेट खली, ठीक है। अब आपको ये पता है कि दोनों में पावरफुल कौन है? खली है। दोनों को हमने उतार दिया और दोनों का झगड़ा करवा दिया। जब दोनों की लड़ाई हो रही थी, फाइट हो रही थी, तो यहां पर जो प्राइज मनी था ना, वो प्राइज मनी था 50 लाख रुपीस का। तो जब दोनों एक साथ प्रेजेंट थे, जब उनके बीच में फाइट हुआ, तो उस फाइट को कौन जीत के जाएगा? खली जीत कर जाएगा, ठीक है। खली जीत कर जाएगा तो 50 लाख कौन लेकर गया? खली लेकर गया। तो बॉन्ड के मूवमेंट का डायरेक्शन किस तरफ हुआ? उसकी तरफ हुआ। पॉइंट्स किसको मिलेंगे? खली को मिलेंगे। सेम उसी तरीके से बेटा जो हमारे एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन एटम्स की पावर को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, मान लो दो बॉन्ड है, एक एटम ए है, एक एटम बी है। इन दोनों एटम के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लड़ाई इन इलेक्ट्रॉन पेयर की होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को वो लेकर जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाता है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएबल होती है, इसकी वैल्यूज चेंज भी होती हैं। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद नहीं करना है, कंपेयर करना है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल अबाउट दैट द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एटम, कुछ भी लिख सकते हैं, टू अट्रैक्ट shared pair of electron, shared pair of electrons towards itself, towards itself. इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई हैं बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी, और हमने डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो प्रॉपर्टीज है बेटा हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड इन नॉन बॉन्डिंग स्टेट। नॉन बॉन्डिंग स्टेट, नॉन बॉन्डिंग स्टेट बोलो, आप इसे आइसोलेटेड स्टेट बोलो, एक ही बात है, नॉन बॉन्डिंग स्टेट, और वी कैन से इट आइसोलेटेड स्टेट। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? ये कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? दैट इज अ प्रॉपर्टी इन बॉन्डिंग स्टेट। इसको हम डिफाइन करते हैं बॉन्डिंग स्टेट के
अंदर। मैम नहीं समझ आया ये आपने क्या लिख दिया। तो बेटा जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया था ग्रेट खलियन राजपाल यादव का, क्लियर, सेम उसी तरीके से बेटा हमारे पास दो एटम प्रेजेंट है, ए एटम प्रेजेंट है, बी एटम प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यहां तक कोई शक नहीं होना चाहिए बेटा। अब मान लो बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ऑब्वियस है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बी ही लेकर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा उस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने कैसे डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉन पेयर को बी लेकर जाएगा, ए नहीं लेकर जाएगा, तो ये हमने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो जितना जितना छोटा साइज होता है, जनरली कैसे हम कंपेयर करते हैं, तो यहां पर हम ये मानकर चलेंगे दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ लेकर जाता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ लेकर जाता है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस केस में ये जो hमारे पास प्रॉपर्टी आई है, इस केस में हम यहां से कंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही तो अट्रैक्ट करेगा, उतना अट्रैक्ट करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ लेकर जाएगा, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ लेकर जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन और साइज के बीच में, क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा हमारे पास, इसको हम ऐसे कंपेयर करते हैं और इसे हम ऐसे मेजर करते हैं। अब अगर हमें देखना हो बेटा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा काय से, एक्स से नहीं करते, काय से करते हैं, क्लियर। तो इसके सिंबल में कोई कंफ्यूजन मत रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टी की। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर पूछा जाए कि वो कौन से पीरियड के मेंबर्स हैं या वो कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, जो अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और हम अगर बात करें नोबल गैसेस की, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है। तो जो स्टेबल है ना किसी को अट्रैक्ट करेंगे ना किसी से अट्रैक्ट होंगे, तो इनकी टेंडेंसी सबसे कम होती है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, अगर ओवरऑल बताया जाए तो वो नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस क्यों होती हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले स्टेबल होते हैं। और ये स्टेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू सिमेट्रिक, क्योंकि पहली बात तो बेटा वो लोग सिमेट्रिक हैं और उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है बेटा। क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, अगर हम देखें पूरी पीरियोडिक टेबल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट की बात करें जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, और कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा जिसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की और अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उनकी तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट में भी डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो इस केस में पूरी पीरियोडिक टेबल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है बेटा, सीजियम। कौन है बेटा, सीजियम। और पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है बेटा, फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। क्योंकि हमने जो फैक्टर अभी बताया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बेटा कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, तो अलोंग द पीरियड जाने पर बच्चों साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है।
अगर साइज डिक्रीज होता है तो उस केस में हमने अभी रिलेशन निकाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो बस अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। और अगर हम चलें बेटा पीरियोडिक टेबल में, कैसे बेटा, डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप चलें तो इस केस में क्या होता है बेटा, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर ऐसे देखा जाए तो अलोंग द पीरियड जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो कौन है, अल्कली मेटल्स है। बेटा नोबल गैसेस को तो हटा दो, नोबल गैसेस तो होती हैं एज कंपैरेटिवली, बट उसको हटाकर अगर हम पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड देखें तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। और अगर ऐसा है तो अलोंग द पीरियड जो अल्कली मेटल्स हैं, जो एस ब्लॉक हमारे पास मेटल्स हैं, वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए, और उनमें भी जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है हमारा पास सीजियम। ली ना की रब से फरियाद, फरियाद की तो हम बात ही नहीं करते, फ्रेंशियम की हम बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर साथ में नहीं करते। राइट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, अगर हम इनकी जो वैल्यूज एनसीईआरटी में दी गई है, क्या मैम कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जैक्ट वैल्यूज पूछी जाती है? कभी नहीं पूछी जाती है बेटा, लेकिन वी कैन कंपेयर, हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल, एंड थर्ड नंबर पर आ जाते हैं बेटा क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। इनका ना आज तक फिक्स नहीं हो पाया है क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वेरिएबल प्रॉपर्टी है। वेरिएबल प्रॉपर्टी मतलब वेरी करती है केस टू केस। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम कंपेयर करें बेटा तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, देन ऑक्सीजन की होती है, और क्लोरीन और नाइट्रोजन की लगभग बराबर होती है। और उनमें से भी अगर कभी किसी को प्रायोरिटी देना हो तो क्योंकि नाइट्रोजन का कम साइज होता है तो हम उसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं, और ये तीन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो जाते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुनने में बहुत इजी सा लगता है, लेकिन इससे हम बहुत सारी चीजें रिलेट करते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट में एन फैक्टर निकालना सीखा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी सीखा होगा। तो एन फैक्टर क्या होता है? किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती है, उसके पास जितनी ट्रांसफरेबल H+ आयन होती है। और अगर हमें कभी कैलकुलेट करना हो कि किसी भी एसिड का एन फैक्टर कितना होगा, तो हम थोड़ी ना एसिड को देखकर उसकी हाइड्रोजन काउंट करके बता देते हैं ना, हम क्या देखते हैं? ट्रांसफरेबल H+ आयन। और किसी भी एसिड के पास उतनी ट्रांसफरेबल H+ आयन होती हैं जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होती हैं किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। क्लियर? और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर इन तीनों में से कोई है तभी वो हाइड्रोजन काउंट होता है एज अ ट्रांसफरेबल। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फिक्स नहीं होती है किसी भी एलिमेंट की, ना ही कांस्टेंट होती है। वो कैसी होती है बेटा? वेरिएबल होती है। कभी करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ ले तो इसलिए ये थ्योरी भी ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? बस हमने एक प्रॉपर्टी स्टार्ट की है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अगर आपको नोट्स नोट डाउन करने हो तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना और उसके बाद आप इन नोट्स को लिख लेना। राइट? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मान लो कोई भी दो एटम है। क्लियर? वो कोई भी दो एटम हो सकते हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव उतना ज्यादा होगा, और उतनी ज्यादा उन दोनों के बीच में पोलैरिटी होगी। मैम ये क्या होता है? नहीं समझ आया? फिर से समझा दो, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बात बताओ, हमारे पास एक प्रेजेंट है HCl। क्लियर? अब इस HCl में क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ जी। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाँ जी, हमें पता है। इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बच्चा वही इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा।
अगर वो ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा तो उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में यहां पे क्या होगा, जितना ज्यादा इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल चार्ज उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव जितना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव होगा, पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज पोलैरिटी इज कोरिलेटेड विद डाइपोल। डाइपोल बोले तो दो पोल बोले तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जितना ज्यादा अच्छा डाइपोल बनेगा उनके बीच में पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, पोलैरिटी उन दोनों के बीच में उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, वहीं पे मान लो एक दो एटम हमने ले लिए ए और ए, क्लियर। दोनों कैसे हैं, सेम एटम्स हैं, दोनों सेम एटम्स हैं, ये रहा इनका इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर दोनों सेम एटम्स हैं, अगर दोनों सेम एटम्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। हाँ जी भाई, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी तो क्या पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा चार्ज? नहीं आएगा, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाता है, लेकिन यहां पर तो ऐसा है ही नहीं है। तो इस केस में ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, क्योंकि यहां पे तो डाइपोल बना ही नहीं। वहीं पे इन दोनों में अगर हम देखें तो हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या कंपेयर कर सकते हैं बेटा, इन दोनों में से जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लेकर जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लेकर जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम है। तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा, पोलर बॉन्ड है, क्योंकि यहां पर पोलैरिटी है। अगर पोलैरिटी नहीं होती तो हम उसे क्या कहते, नॉन पोलर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है पोलैरिटी उतनी ज्यादा होती है, पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा अच्छा वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर। वैसे ये जो दो पॉइंट्स है ये हमें फेजान रूल जो है केमिकल बॉन्डिंग वहां डिस्कस करने हैं। बेटा कोई भी कंपाउंड जो होता है ना ही कंप्लीटली उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ना ही कंप्लीटली उसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें दोनों तरीके के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ परसेंट कैरेक्टर आयनिक है और कुछ परसेंट कैरेक्टर कोवेलेंट है। तो आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 100%। तो अगर किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो हम बोल देते हैं आयनिक कंपाउंड, अगर किसी के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो हम बोल देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये आपस में वाइसा वर्सा चलते हैं। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड में जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम होगा। कैसे, अभी मैंने आपको जो रिलेशन बताया, क्या बताया बेटा, आयनिक कैरेक्टर की जो परसेंटेज है, कोवेलेंट कैरेक्टर की जो परसेंटेज है, दैट इज इक्वल्स टू 100%। किसके बराबर है बेटा, वो परसेंटेज बराबर है 100% के। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कोई भी कंपाउंड ना ही कंप्लीटली आयनिक है ना ही कंप्लीटली कोवेलेंट है। अगर मान लो दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये फैक्ट बेस्ड थिंग है, अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 के बराबर है, एक्स बी एक्स ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर एक्स बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, और यहां पर एक्स ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। तो अगर एक्स ए माइनस एक्स बी का जो डिफरेंस है अगर वो 1.9 है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो उस केस में उस कंपाउंड में 50% आयनिक कैरेक्टर होता है और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा हुआ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा हुआ तो उस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली
कम होगा। वहीं पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किससे 1.9 से कम आ रहा है तो उस केस में आयनिक कैरेक्टर कम है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा किसी ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया होगा, किसी ने दिया होगा, उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड के बनने की पॉसिबिलिटी है उनके बीच में। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता। ये चीजें फिर से रिपीट होंगी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो अगर कभी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर डिसाइड करना हो, करेक्ट इनकरेक्ट में स्टेटमेंट आ जाए, तो ध्यान रखना जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम का 1.9 के बराबर है, दैट मीन्स उस कंपाउंड में 50% कोवेलेंट कैरेक्टर, 50% आयनिक कैरेक्टर है। वहीं पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है, दैट मींस आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। और अगर 1.9 से कम है तो फिर रिवर्स कर देना, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम है। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगेन नोट डाउन करना हो, यहां पे पॉज करना, पॉज करके लिख लेना, फिर आगे बढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। एक इक्वेशन दी गई थी। ये इक्वेशन क्यों दी गई थी बेटा? ये इक्वेशन दी गई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। क्लियर? इस इक्वेशन पे अगर पूछा जाए क्या कभी इक्वेशन आया है? ना जी, हम फिर भी न्यूमेरिकल करेंगे इस पे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। इसे कहते हैं हैने स्मिथ इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हम मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रो परसेंट आयनिक कैरेक्टर हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो I.C है, जो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आयनिक कैरेक्टर को। यानी अगर हमें एग्जैक्टली कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए, अगर हमें एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है या एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दे रखा है, तो हम उनका आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। किस इक्वेशन से? दैट 16 इंटू एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस 3.5 इंटू एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि यहां पर ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि यहां पर दे नहीं रखा है बेटा, तो मैं ये रिप्रेजेंट कर देती हूं। यहां पर एक्स बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्स बी बोल रहे हैं, काय बी है, काय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। यहां पर काय ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। तो आप यहां से आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं? दैट 16 इंटू एक्स बी माइनस एक्स ए, दैट मीन्स काय बी माइनस काय ए, दैट इज डेल्टा ई एन। और डेल्टा ई एन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। डेल्टा ई एन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? दैट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी। ए एंड बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला। और अगर मान लो कोवेलेंट कैरेक्टर कैलकुलेट करना हो तो आयनिक कैरेक्टर तो आ चुका है, आयनिक कैरेक्टर आ चुका है, आयनिक कैरेक्टर में से अगर आप माइनस कर दोगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाना है। क्या बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाना है। तो यहां से अगर आपने आयनिक कैरेक्टर निकाल लिया है तो परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस परसेंट आयनिक कैरेक्टर। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर सीधा सीधा दे दे तो 100 माइनस परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे CV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? CC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर। लिख देती हूँ बेटा यहाँ पे CC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर बेटा? तो बॉन्ड बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो कोवेलेंट कितना, आयनिक कितना है। अब बेटा ये जो XB माइनस XA है, कुछ अलग अलग स्केल्स होते हैं इनको डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, और ये कुछ हमारे पास रिलेशंस हैं। मैम क्या इन पे कभी क्वेश्चन आया है?
ना बेटा जी, इन पे कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के हमारे पास और भी फॉर्मूलेज हैं। अगर दो एटम में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो ये हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूला नंबर 1 सुनेंगे बेटा ध्यान से। Chi B minus chi A, electronegativity difference between atom A and B, that is equals to 0.1017 under root del। अब ये डेल क्या होता है बेटा? ये जो डेल यहां पर लिखा हुआ है ये उसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा? दैट इज E of A and B। What is E of A and B? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB, यानी कि जो AB बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BB। एक बार ध्यान से इस फॉर्मूले को देख लो बेटा। अलग अलग यूनिट्स में हमारे पास ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जब हमें निकालना है किलो कैलोरी पर मोल में तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसे? दैट Chi B माइनस Chi A, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। दैट इज इक्वल्स टू 0.1017 इंटू ब्रैकेट में डेल इन किलो जूल पर मोल। वहीं पे किलो कैलोरी पर मोल के लिए मैम ये कैसे आया? कन्वर्जन्स। आपने पढ़ा होगा बेटा कि किलो कैलोरी को किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो यहां पे हमने इसे किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो डेल्टा होता है, ये जो डेल यहां पे लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है बेटा? E of AB। तो यहां पे E इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखा हुआ है। तो आपको समझ आ रहा होगा दैट E of AB क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड। यहां पे AA क्या है? EAA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड। और यहां पर BB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? EBB, दैट रिप्रेजेंट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड। तो अगर कभी आपको इन केस कभी क्वेश्चन आया है ना जी, नीट में कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट इनको हम पढ़ते चले जा रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, नॉलेज के लिए अच्छा है कंटेंट। अगर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले तब जरूर मिलेंगे, लेकिन नीट पे इस पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है? तो क्या फॉर्मूला, इसी तरीके से अभी हम स्केल्स भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के, पॉलिंग स्केल, मोलिकन स्केल, सब डिस्कस करेंगे। तो यहां से क्या फॉर्मूला इंक्लूड होकर आता है बेटा कि EAB, दैट इज अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, ये क्या होती है? किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर A2, B2 और AB की दे रखी है तो वहां से आप डेल निकाल सकते हो। डेल निकाल सकते हो तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, राइट? ये चीजें आप लोग बेटा नोट डाउन कर लेना। तो यहां से हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग अलग स्केल्स पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर करते हैं। तो अब हम कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है? साइड में लिख लेते हैं। तो यहां पे हमने हेडिंग डाल दिया दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग, हालांकि ये आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि कभी हमें देखना हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर नंबर 1 जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि साइज जितना छोटा होगा इन जनरल हम मानकर चलेंगे उसका टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ उतना ज्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर अगर मैं आपको बोलूं बेटा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बहुत ज्यादा है तो उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट भी ज्यादा है, तो उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अगर हम कंपेयर करें परसेंट एस कैरेक्टर, तो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में। हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके के होते हैं। कैसे कैसे होते? तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन परसेंट एस कैरेक्टर की टर्म्स में sp भी होता है, sp2 भी होता है और sp3 भी होता है। तो परसेंट एस कैरेक्टर किसी में भी जितना ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी मेजर करके। तो परसेंट एस कैरेक्टर कैसे कंपेयर किया जाता है बेटा? एस और पी है, टोटल कितना है 100%। अगर 100% है तो इसमें 50% एस का कैरेक्टर है, 50% पी का कैरेक्टर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो कंपैरेटिवली रेशियो क्या है 1:2। तो कंपैरेटिवली यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कम हुआ, यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर और कम हुआ। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो माना जाता है अगर हाइब्रिडाइजेशन दे रखा हो जिसका परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा है। नेक्स्ट बेटा, ये अफेक्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को भी। अगर हमें कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कभी भी कंपेयर करनी पड़ेगी, कहां पर बेटा? जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? एसिडिक नेचर कितना ज्यादा है। और एसिडिक किसी भी कंपाउंड को हम कैसे मानते हैं? इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने पढ़ा है, वहां पे आपने 3 थ्योरी पढ़ी है, आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लीस एसिड बेस थ्योरी। आर्रेनियस जी ने क्या कहा था? जो पानी में H+ देता है वो एसिड है, जो पानी में OH- देता है वो बेस है। ब्रॉन्स्टेड जी ने कहा था जो H+ डोनर है वो एसिड है और जो H+ एक्सेप्टर है वो बेस है। तो सेम उसी तरीके से बेटा कौन कितनी H+ दे सकता है? जो H+ डायरेक्टली अटैच हो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। और अगर किसी कंपाउंड में जितनी ज्यादा उसके सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं एसिडिक नेचर से। यहां पे हमने एक अलग पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है बेटा? एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा क्या होगी बेटा? ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये टर्म डिफाइन कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसे बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्योंकि कहीं पे भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पे होगा, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो आया कैसे? जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यानी कि अब वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता चला जा रहा है। आपने पढ़ा लीस एसिड बेस थ्योरी। तो लीस एसिड हम किसे बोलते हैं? जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है तो वो कहलाएगा लीस एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी है तो वो कहलाएगा लीस बेस। तो अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। जितनी ज्यादा टेंडेंसी है उतना ज्यादा अच्छा लीस एसिड है, तो वो उतना अच्छा एसिडिक होता है। तो इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है बेटा। तो अगर कंपेयर करना हो, मान लो इन कंपाउंड्स में कि विच इज मोर एसिडिक, यहां पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो अगर वहां पर सेंट्रल एटम सेम है, अगर वहां पर सेंट्रल एटम सेम है तो आप क्या देखोगे? तब आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर वहां पर सेंट्रल एटम सेम नहीं है, वेरी कर रहा है, तो आप चेकआउट करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट? तो अब देखो ध्यान से, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। Higher the positive charge, higher the atom have tendency to accept electron pair, higher the acidic nature. Same as it is बेटा इस कंपाउंड में देखो N2O5 CO2, N2O5 CO2 and B2O3, इन तीनों में सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है। यहां पे है नाइट्रोजन, यहां पे है कार्बन, यहां पे है बोरोन। तीनों क्या है? डिफरेंट एटम है। तीनों डिफरेंट एटम है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना ज्यादा एसिडिक है। तो ये एग्जाम्पल में हमने क्या कंपेयर कर लिया बेटा? एसिडिक नेचर कंपेयर कर लिया। क्लियर बेटा? तो अब ये कुछ अलग अलग स्केल हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट्स। इन पे कभी क्वेश्चन नहीं आए हुए। मैम फिर हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं? हम इन्हें पढ़ते हैं बेटा क्योंकि ये हमारी जो पुरानी बुक्स हैं उनमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। बट पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बोला वेरिएबल प्रॉपर्टी है, अलग अलग स्केल होते हैं बेटा। आप अपने घर से यहां तक का डिस्टेंस
किस स्केल पे मेजर कर रहे हो? तो मुलिकन स्केल इज अ डिफरेंट स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज इट इज पॉलिंग स्केल इज डिफरेंट स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हमारे पास उस पे बेस्ड रिलेशंस है। क्या रिलेशन है बेटा? यहां पर बेटा IE क्या डिनोट कर रहा है? हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है बेटा। यहां पे IE डिनोट कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, और यहां पर EA क्या डिनोट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हैं तो आप वहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली। वहीं पे बेटा अगर आपको कैलकुलेट करना है किलो कैलोरी पर मोल में, सो दैट द फॉर्मूला इज, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 इंटू 23.06। बट बस यूनिट कन्वर्जन किया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा। और अगर किलो जूल पर मोल में निकालना हो तो फॉर्मूला है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 इंटू 96.48 इन किलो जूल पर मोल। ये वो फॉर्मूलेज है बेटा। क्लियर? देख लो एक बार, नोट डाउन करना हो बेटा नोट डाउन कर लेना, रिक्वायर्ड हो, और जिन्हें नोट डाउन करना है वो यहां पे अपनी वीडियो को पॉज करना और उसके बाद अगले स्लाइड पे मूव करना। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही बात कर रहे हैं, बार बार हेडिंग लिखी हुई है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। पॉलिंग स्केल, हर अलग अलग स्केल है। यहां पे हमने मुलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करना सीखा, यहां पे हम बेटा पॉलिंग स्केल से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। मैंने कहा ना अलग अलग स्केल है, तो वहां से हमारे पास रिलेशन है दैट पॉलिंग स्केल इज इक्वल्स टू मुलिकन स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है दैट इज डिवाइडेड बाय 2.8। तो देखेंगे यहां पे ध्यान से बेटा, 208 नहीं है बेटा, ये 2.8 है। क्लियर? तो ये क्या होता है 2.8। Clear? So that is the relation between the Pauling and Mulliken scale, that x Mulliken divided by 2.8. x Pauling यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना हो, जैसे बेटा हमने मुलिकन स्केल को तीनों में कन्वर्ट किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी पर मोल एंड किलो जूल पर मोल, सेम एज इट इज इधर बेटा ये हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो तो ये वाला फॉर्मूला है। अगर किलो कैलोरी पर मोल में जा रहे हैं तो डिवाइड कर दिया 2 इंटू 23.06, और अगर किलो जूल में है तो ये फॉर्मूला है। मैम क्या ये पेपर में आता है? क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है। नहीं बेटा, आज तक तो नहीं आया, बट कभी आ जाए तो मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रिलेशंस आप पढ़ लेना। इसे हम पढ़ाते हैं आपकी नॉलेज के लिए भी, और थोड़ा सा लेकर चलना चाहिए जहां तक चीजों की पॉसिबिलिटी है। नीट में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस पे बहुत कम है। जब हम PYQs डिस्कस करेंगे आप ऑब्जर्व करोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आए हैं बेटा इस चैप्टर में। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर से एटॉमिक रेडियस, मैक्सिमम क्वेश्चन या तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है या एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करवाया है। तो जब अभी हमारा एक और KBD राउंड होगा, हम जो KBD कौन बनेगा डॉक्टर वाला राउंड है उसको मैं लाइव ही रखूंगी, ठीक है। उस लाइव में आप साथ साथ आंसर करोगे, मजा आएगा। तो कोशिश करना इस क्लास के बाद इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर लेना, अपनी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस कर लेना, NCERT रीड कर लेना वंस। उसके बाद जो भी KBD राउंड होगा, पॉसिबिलिटी है ट्यूसडे या वेडनेसडे को, तो हम उस दिन क्वेश्चन राउंड रखेंगे इस चैप्टर का। कोशिश करेंगे सारे PYQ हम उस दिन इंक्लूड कर लें, ठीक है। यस बेटा, देखेंगे बेटा दैट इज द फॉर्मूला, इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर? फिर बेटा इसके लिए अलग अलग स्केल भी दिए गए, फॉर एग्जाम्पल अल्रड-राकोव स्केल। मैम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चा? सीधा सीधा रिलेशन है, सीधा सीधा रिलेशन है, इन्हें मैथमेटिकली डिराइव करके कैलकुलेट किया गया है
इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन हमसे तो कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलने वाला है, तो सीधा रिलेशन है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर कैसे करते हैं बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 0.744 प्लस 0.359 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड दैट इज जेड इफेक्टिव। क्लियर? ये हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल अबाउट, हमने जो पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग प्लस पॉलिंग, मोलिकिन एंड अलरड-रॉको स्केल पे बेस्ड जो रिलेशंस है। क्लियर? बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एनोमलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप। पहले हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या सेंस है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। बेटा एनोमलस बिहेवियर का मतलब एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है बेटा डिफरेंट बिहेवियर, पहले से जो उसका डिफरेंट बिहेवियर है। क्लियर? तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो अपने रेस्ट ग्रुप मेंबर्स के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं कंपैरेटिवली। भाई पीरियोडिक टेबल जिस दिन हमने शुरू किया था, हमने अलग अलग साइंटिस्ट के थ्योरीज पढ़ी, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो दिया, क्या फैक्ट बेस्ड बनाया, लेकिन सब लोग करना क्या चाहते थे, सब लोग इस पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से अरेंज करना चाहते थे कि हमारे पास एलिमेंट्स की हम ग्रुप वाइज स्टडी कर सकें। वो ग्रुप वाइज स्टडी करने के लिए उन्होंने ये ग्रुप और पीरियड्स बनाए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आई थी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड आई थी, वहां से भी हमने यही सीखा। बट अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि फिर भी हमारे पास कुछ मेंबर्स ग्रुप्स के ऐसे थे जो अपने रेस्ट मेंबर्स के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। Then what about this diagonal relationship, anomalous behavior and diagonal relationship, ये भी बताते हैं। तो उनका एनोमलस बिहेवियर शो करने का रीजन है। क्लियर? हर चीज का रीजन होता है। तो उनका भी क्या रीजन है बेटा, उनका साइज कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू दियर रेस्ट मेंबर्स। उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई होती है। क्लियर? एज कंपेयर टू दियर रेस्ट मेंबर्स। उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी पोलराइजिंग पावर, चार्ज बाय साइज का जो रेशियो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो दैट इज द रीजन कि जो एक और रीजन है, सेकेंड पीरियड मेंबर्स में डी सबशेल नहीं होता है, तो उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए भी वो काफी प्रॉपर्टीज अपने रेस्ट मेंबर्स के साथ डिफरेंट शो करते हैं। ठीक है? What is the meaning of the diagonal relationship? ठीक है, आप लोग जब स्कूल गए होंगे, पक्का गए होंगे, मान लो ए रो में बच्चे बैठे हुए हैं जिनका नाम है ABC। चलो तुम तो नाम के साथ ज्यादा खुश रहते हो, तो ए रो में बैठा हुआ है बेटा रामलाल, इधर बैठा हुआ है श्यामलाल। क्लियर? और एक और नाम बता दो कोई अच्छा सा, रामलाल, श्यामलाल और जो भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा हम ले लेते हैं राम, श्याम और कोई अच्छा सा नाम भी याद नहीं आ रहा। अभी चैट होती तो मैं देख कर नाम लिख देती किसी का भी, चलो कुछ भी लिख देते, यहां हमने लिख दिया अभिषेक। ठीक है? और सेकंड रो में कौन बैठा हुआ है, सेकंड रो में कौन बैठा हुआ है, सेकंड रो में यहां पर बैठे हुए हैं रिंकी, यहां पर बैठी हुई है पिंकी और यहां पर बैठी हुई है बबीता। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो है, मान लो ये सेकंड पीरियड वाले मेंबर्स हैं, यानी ये सेकंड रो में बैठे हैं क्लास में, और ये जो है ये थर्ड पीरियड वाले हैं। ठीक है? अब ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, इनको करना क्या चाहिए था, इन्हें अपने ग्रुप वालों के साथ सिमिलरिटीज शो करनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स अपने डायगनली प्रेजेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स वालों के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो रामलाल और पिंकी के बीच में कैसा रिलेशन है, डायगोनल रिलेशनशिप, सेम इज इट इज श्यामलाल और बबीता के बीच में। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया एकदम? तो दैट इज द रिलेशन, इसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब इन्हें अगर हम एलिमेंट्स की टर्म्स में पढ़ें तो भाई हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन है बेटा, अगर हम देखें
तो सेकेंड पीरियड के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और वहीं पे थर्ड पीरियड वाले अगर हम देखें तो थर्ड पीरियड वाले कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अब इस केस में ये जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं ये अपने डायगनली प्रेजेंट थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं, इस रिश्ते को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है, दोनों के जो कार्बोनेट्स हैं डिकम्पोज होने पर CO2 देते हैं, ठीक है, तो बाकी रेस्ट मेंबर्स के नहीं देते, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है ये कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। एंड एनोमलस बिहेवियर का मतलब, अब ये जो लिथियम है अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, ये अपने रेस्ट मेंबर्स के साथ, रेस्ट ग्रुप मेंबर्स के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कैसी प्रॉपर्टी डिफरेंट? इसके जो कार्बोनेट्स हैं ग्रुप 1 के, कोई और भी कार्बोनेट CO2 डिकम्पोज नहीं करता। अगर आपको याद आ रहा हो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ समथिंग ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड। तो अगर मैथमेटिकली दिमाग लगाओ मोल कंसेप्ट का, तो CO2 आपने जो भी आंसर आया वो निकाला होगा, बट आंसर आएगा 0। आंसर 0 क्यों आएगा? सोडियम कार्बोनेट नॉर्मल कंडीशंस पे डिकम्पोज ही नहीं होता, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये कहाँ पड़ा? एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी में। तो इनऑर्गेनिक जो है, पूरी केमिस्ट्री जो है बेटा बाइंड अप है। मोल कंसेप्ट चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, यहां रिडॉक्स, ये रिएक्शंस जो उठ कर आती हैं ये इनऑर्गेनिक से ही आती हैं। एस ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, रिएक्शंस वहां काम आती हैं। रिएक्शन सीधे सीधे नहीं पूछता, दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए रिएक्शन इनऑर्गेनिक से उठाता है, कंसेप्ट इनऑर्गेनिक का उठाता है, फिर अप्लाई कर देता है स्टोइचियोमेट्रिक वाले मोल्स। अब ये इनऑर्गेनिक याद होगी तब तो रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन बनेगी तभी तो कैलकुलेट करोगे, इसका इतना तो इसका इतना। यहाँ रिएक्शन ही नहीं पता तो रिएक्शन नहीं लिखोगे तो बाकी स्टेप्स कैसे फॉलो होंगी। एक और क्वेश्चन था बेटा नीट में आया वो 2017 में, ओपन करके देखना। एक क्वेश्चन था कि फॉर्मिक एसिड 2.6 ग्राम या 2.9 ग्राम फॉर्मिक एसिड लिया और 4.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लिया, उनको पास आउट करवाया, रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, फिर जो प्रोडक्ट बचा उसे पास आउट करवाया KOH के साथ। तो अब बताओ जो फाइनल रेजिड्यू बचा उसका मास कितना होगा? तो क्वेश्चन का कंसेप्ट कहाँ लग रहा है? मोल कंसेप्ट। रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स बराबर करो, आंसर आ जाना है। लेकिन रिएक्शन तो लिखो, हमें पता तो हो कि फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड के साथ H2SO4 क्या करता है, KOH का क्या रोल होता है, ये हमने कहां पढ़ा? जब हमने P ब्लॉक चैप्टर के ग्रुप 16 में सल्फर के कंपाउंड्स पढ़े थे। वहां पे एक कंपाउंड का नाम था H2SO4 जिसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं, और जब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, पानी निकालने का काम करता है। तो फॉर्मिक एसिड में से अगर पानी निकल जाए तो CO बचेगा, ऑक्सैलिक एसिड में से पानी निकल जाए तो CO और CO2 बचेगा। तो प्रोडक्ट पता चल गए। फिर KOH क्या करता है? KOH एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, कहां पड़ा? एस ब्लॉक में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम किसका कंपाउंड है? एस ब्लॉक का। तो ये वहां पता चला कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बचा? CO। अब ये CO जो ऑक्सैलिक एसिड से मिला, CO जो फॉर्मिक एसिड से मिला, कितना कितना मिला, कितना कितना बचा, वो फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं और वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों। तो अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं बेटा, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ऐसे ही आपको याद रहेगा। अब मैं इसको लिख देती हूं जो हमने डिफाइन किया। क्या होता है बेटा इस केस में? एक स्लाइड हम ऊपर ले लेते हैं सो दैट हम इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है
यस बेटा, क्या होता है हमारे पास अगर हम बात करें एनोमलस बिहेवियर के बारे में, दैट फर्स्ट member of each group of second period elements shows different behavior from rest members of their group. इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। अब ये क्यों करते हैं ऐसा? ड्यू टू इस बिहेवियर को तो हम क्या बोलते हैं बेटा? इस बिहेवियर को तो हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। और ये डिफरेंट बिहेवियर शो करने का रीजन क्या है बेटा? ये डिफरेंट बिहेवियर शो करने का रीजन है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होता है। तो दैट इज ड्यू टू नंबर 1 स्मॉल साइज, उनका साइज बहुत स्मॉल होता है। पॉइंट नंबर 2 हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है बेटा? कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने की वजह से क्या होगा? डिफरेंट रेस्ट मेंबर्स से तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर ये जो हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स यानी कि सेकेंड शेल, इनके पास 2 सब शेल होती है बेटा। इनके पास 2s होता है, 2p होता है, इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। तो थर्ड रीजन इज एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए भी ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। और यहां पर देयर इज हाई पोलराइजिंग पावर। बेटा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी फेजान्स रूल में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर इज ऑल अबाउट चार्ज बाय साइज का रेशियो। तो साइज जितना छोटा होता है, चार्ज जितना ज्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। एंड साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। दैट इज द रीजन बेटा कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो अपने रेस्ट ग्रुप मेंबर्स के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, साइज छोटा होने की वजह से, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से। अब इससे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? अफेक्ट होती हैं। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अफेक्ट हो रही हैं और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट है? फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम सेकेंड पीरियड में बात करें तो हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स हो गए बेटा? सेकेंड पीरियड में हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि लिथियम हो गया, तो हमारे पास होता है ली ना की रब से फरियाद, क्लियर। वहीं पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। नेक्स्ट, तो ये जो लिथियम है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, बेरिलियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये इनके रेस्ट मेंबर्स है। ये इन रेस्ट मेंबर्स के एज कंपैरेटिवली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। रीजन, दीज आर द रीजंस, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एनोमलस बिहेवियर। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ये सिमिलर शो करते हैं? देखेंगे बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से बेटा, लिथियम और बेरिलियम जो है वो जनरली कैसे कंपाउंड बनाते हैं बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मैम कोवेलेंट कंपाउंड का क्या मतलब है? जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड। और जो रेस्ट मेंबर्स हैं उनके ग्रुप के, वो कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा? वो फॉर्मेशन करते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। वहीं पे बेटा जो Li2CO3 है कैसा होता है? थर्मली अनस्टेबल होता है। थर्मली अनस्टेबल होता है, तो जब इसको डिकम्पोज कराते हैं तो ये CO2 का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे जो ग्रुप 1 के रेस्ट मेंबर्स हैं
एस ब्लॉक एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहां पर जो लिथियम कार्बोनेट है वो तो डिकम्पोज होने पर CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है जो कि लिथियम यानी कि ग्रुप 1 का ही एक एलिमेंट है, वो डिकम्पोज होने पर कोई रिएक्शन नहीं देता। तो लिथियम कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल, डिकम्पोज टू फॉर्म CO2, whereas other members do not do so. For example, this. क्लियर बेटा? और क्या है बेटा? जो सेकेंड पीरियड के हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके पास 2s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा CH4 NS4+ एंड BF4-। मैम नहीं समझ आया पॉइंट? देखो बेटा, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में कवर करेंगे, बट आपको यहां भी समझ आ जाना चाहिए। हम किसी भी एटम की बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करें तो दैट इज 1s2 दैट इज 2s2 एंड दैट इज 2p2। अब इस केस में कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है कैसे पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में जो हमारे पास सेकेंड पीरियड है, ये इसका ग्राउंड स्टेट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो बॉन्ड बना सकता है। तो इनके पास D तो होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को हम D में तो ले जा ही नहीं सकते। ये 2s वाला एक्साइट होकर ज्यादा से ज्यादा यहां पर आ जाएगा, और जब ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके इधर आ जाएगा तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 हो जाएंगे। तब भी ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जितने भी सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता कि उनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए बॉन्ड बनाने के लिए। राइट? तो ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल बेटा CH4 में कार्बन सेकेंड पीरियड का है, NH4+ में नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, BF4- में बोरोन सेकेंड पीरियड का है। ये इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। वहीं पे जो रेस्ट मेंबर्स हैं, रेस्ट मेंबर्स फॉर एग्जांपल हमने सल्फर ले लिया, तो सल्फर का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 3s2 3p4 आ जाएगा। क्लियर? इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसके पास 3d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। 3d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है तो एक बार हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं, दूसरी बार हम इसे एक्साइट कर सकते हैं। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 भी हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड भी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। लेकिन सेकेंड पीरियड वालों के पास सिर्फ 2s और 2p होता है, d वहां पर नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। इसीलिए सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो भी 4 होती है। क्लियर? वैलेंसी क्या होती है ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। वहीं पे बेटा जो हायर पीरियड के मेंबर्स हैं, हायर पीरियड मेंबर्स क्या है? सेकेंड पीरियड वालों को छोड़ दो, उसके बाद जितने भी रेस्ट मेंबर्स हैं वो सब हायर पीरियड एलिमेंट्स हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल, उनके पास खाली d ऑर्बिटल होता ही है क्योंकि थर्ड पीरियड से चालू हो जाते हैं d ऑर्बिटल, तो मे शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6। ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 भी शो करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल SiF6 2- हो गया, फॉर एग्जाम्पल AlF6 3- हो गया, फॉर एग्जाम्पल PF6- हो गया। तो इस केस में जो सेंट्रल एटम है वो हायर पीरियड मेंबर है, सेकेंड पीरियड के नहीं है, उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, तो वो 6 बॉन्ड भी मैक्सिमम बना सकते हैं। राइट बेटा? नेक्स्ट बेटा अब हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज, जैसे कि हमने लिथियम का पढ़ा कि लिथियम जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, बाकी सारे आयनिक बनाते हैं। लिथियम जो कंपाउंड बनाता है वो भी थर्मली अनस्टेबल होते हैं, बाकी सबके स्टेबल होते हैं। उसी तरीके से बेटा जब हम ग्रुप 2 में आते हैं, बेरिलियम के बारे में पढ़ते हैं, तो बेरिलियम जो ऑक्साइड बनाता है, बेरिलियम कैसा ऑक्साइड बनाता है बेटा? एम्फोटेरिक। कैसा बेटा? एम्फोटेरिक बनाता है।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बाकी जो अदर ऑक्साइड्स होते हैं, रेस्ट मेंबर्स होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं बेटा? बेसिक होते हैं। तो ग्रुप 2 के जितने भी ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। कैसे पता चला? जब उनको पानी में मिलाओ तो बेस बन जाता है। और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली नेचर में एसिडिक होते हैं। कैसे पता चला? पानी में मिलाओ एसिड बन जाएगा। क्लियर? तो वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो नेचर में कैसा है? एम्फोटेरिक। और रेस्ट मेंबर्स कैसे हैं बेटा? बेसिक हैं। वहीं पे बेटा जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है हर ग्रुप के, यही पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, रामलाल, पिंकी, श्यामलाल, बबीता, क्या हो रहा था बेटा? डायगनली रिजेंबल विद, डायगनली रिजेंबल करते हैं, डायगनली रिजेंबल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं with the element of adjacent group due to similar size, that is known as diagonal relationship। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो क्लियर हो गया बेटा? इस केस में हम क्या कर रहे हैं? सिंपल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप का, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। थर्ड पीरियड में कौन प्रेजेंट है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो यहां पर लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा एल्यूमिनियम के साथ। तो ये सब क्या है? द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। क्लियर? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं ये अपने एडजेसेंट ग्रुप के डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट के साथ क्या शो करते हैं बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप। इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें पता चले हाँ जी ऐसा है। तो पहली बात, ये जो रिजेंबलेंस है, ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है, रीजन सेम, इनका साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है, साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है, एंड इनकी पोलराइजिंग पावर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है। पोलराइजिंग पावर इज ऑल अबाउट चार्ज बाय साइज का जो रेशियो होता है वो भी कैसा होता है बेटा? सिमिलर होता है। सो दैट इज द रीजन कि हमारे पास ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, जो प्रॉपर्टीज ये सिमिलर शो करते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 बेटा, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। आप लिथियम के और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड देखोगे वो कैसे होते हैं बेटा? नेचर में वो नेचर में एक वीक बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जो रेस्ट मेंबर्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम का हाइड्रोक्साइड हो गया LiOH, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH होल ट्वाइस। तो बोथ आर वीक बेस। वहीं पे बेटा जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है, इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। और क्या प्रॉपर्टीज है बेटा? द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें ये पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो मेटल से जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो कौन से होते हैं? बेसिक होते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर भी इंक्रीज हो रहा है और एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। कैसे ये हमने आइडेंटिफाई किया? सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास ऑक्साइड्स हैं। क्या है बेटा? ऑक्साइड्स हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के। तो अब हम जब अलोंग द पीरियड चल रहे हैं तो हमें ये पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर
मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? अलोंग द पीरियड जाने पर, अलोंग द पीरियड जाने पर, अलोंग द पीरियड जाने पर मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है उनको जो शो करने की टेंडेंसी होती है। तो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नॉन मेटल्स आते हैं। नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है तो उसे हम कहते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। तो उस केस में उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे तो दे आर एसिडिक इन नेचर। क्या होते हैं बेटा? एसिडिक इन नेचर। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता है। राइट, देख लो बेटा यहां पे एग्जांपल्स। ये हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, तो ये जो होते हैं बेटा Na2O MgO, ये दोनों कैसे होते हैं बेटा? दे आर स्ट्रांगली बेसिक। क्लियर? Na2O की हम बात करें तो ये एक स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड होता है, स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड। MgO की बात करें कंप्लीटली वीक होता है। MgO की अगर हम बात करें तो वो नेचर में कंप्लीटली कैसा होता है बेटा? वीक होता है। वहीं पे Al2O3 की बात करें, Al2O3 किसकी तरह बिहेव करेगा? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बेटा? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह। फिर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो SiO2 और P2O5 कैसे होते हैं? होते एसिडिक हैं लेकिन वीकली एसिडिक होते हैं। और जो हमारे पास SO3 और Cl2O7 होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं बेटा? दे आर स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा? नेचर में स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है बेटा? अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और यहां से एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अलोंग द पीरियड हमारे पास ये ऑर्डर आ गया। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से हमने क्या कंपेयर कर लिया बेटा? इनका एसिडिक और बेसिक नेचर यहां पे कंपेयर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इनकी प्रॉपर्टीज की। एसिडिक नेचर तो ये मैंने आपको अभी बताया था। अगर सेंट्रल एटम का अगर कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम अगर सेम है तो वहां पर एसिडिक नेचर किसके डिपेंड करता है? एसिडिक नेचर प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। ये मैंने आपको रिलेट करना बताया क्योंकि सेंट्रल एटम का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसके पास उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उतना अच्छा लीस एसिड होगा। तो जितना ज्यादा सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना अच्छा नेचर में एसिडिक होगा। राइट, ये एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा। देखो क्या एग्जाम्पल है? N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। सिंपली क्या करो? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो यहां पे नाइट्रोजन की आ जाएगी +5। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा माइंड में कि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 कैसे आ सकती है नाइट्रोजन की? अभी आपने कहा कि सेकेंड पीरियड वाले जो हैं वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकते हैं बेटा, डाइमर है। क्लियर? और अभी हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ा है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा NO2 में नाइट्रोजन की +4 होती है, N2O3 में नाइट्रोजन की +3 होती है, NO में नाइट्रोजन की +2 होती है और N2O में कितनी होती है बेटा? +1। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर। अगर मान लो बेटा हमारे पास कंपाउंड्स किसके हैं? अगर हमारे पास कंपाउंड्स डी ब्लॉक के हैं तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं हम पढ़ेंगे ये जब डी ब्लॉक चैप्टर डिस्कस करेंगे कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का क्या मतलब है? एक से ज्यादा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो उस केस में क्लियर है बेटा, जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जो +1, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं,
वो कंपेरेटिवली नेचर में बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नेचर में बेसिक होते हैं। और वहीं पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो वो नेचर में एसिडिक होगा, और वहीं पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6 और +7 है तो वो कैसे ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा बेटा? वहां पे वो बिहेव करेगा एक एसिडिक ऑक्साइड की तरह। क्लियर? तो हमने सिंपल सी प्रॉपर्टी शुरू की थी बेटा, एनोमलस बिहेवियर, अपने रेस्ट मेंबर्स के साथ जो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। फिर हमने बात की डायगोनल रिलेशनशिप, अपने डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट के साथ जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। फिर हमने क्या डिस्कस किया बेटा? फिर हमने डिस्कस किया क्यों करता है, वो रीजन। अब हम वो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है? एसिडिक नेचर पूरा किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एसिडिक नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर किया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मैम क्या ये हमें याद करने हैं? हाँ जी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मैम क्या यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं? हाँ जी बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम इनऑर्गेनिक को डिटेल में जाएंगे, पी ब्लॉक चैप्टर, डी ब्लॉक चैप्टर, वहां भी हम ये डिस्कस करेंगे। बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करें। जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएं पानी के साथ तो ये एसिड भी देते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है? तो ये कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो आपको याद करने हैं। हाँ जी, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये आपने याद रखने हैं। एम्फोटेरिक में हमारे पास है बेटा बेरिलियम, Al2O3, जिंक ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड Cr2O7। ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा? ये बिहेव करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह। इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ जी बेटा, लिख लिख के याद हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। न्यूट्रल ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि ना ही एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं ना ही बेसिक की तरह। तो जब हम पी ब्लॉक में ग्रुप 16 पढ़ेंगे, उस ग्रुप 16 में हम जब ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब ये प्रॉपर्टीज आएंगी जब हम एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये सारे ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ये 3 ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। अब किसी के मन में डाउट अराइज हो रहा होगा कि मैम यहां पर वाटर क्यों नहीं है? तो बेटा देखो ध्यान से, यहां पे कौन कौन प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है बेटा N2O, यहां पे प्रेजेंट है बेटा NO, और यहां पे प्रेजेंट है तीनों। जब कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रल ऑक्साइड 3 ही है, N2O, NO और CO। जब ये तीनों ही ऑप्शन में ना हो तभी मानकर चलना कि वाटर भी न्यूट्रल है। तब तक H2O को न्यूट्रल कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर बेटा? ये ध्यान रखना। तो एसिडिक नेचर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंपेयर कर चुके हैं। मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, कभी भी एसिडिक नेचर देखना हो तो एसिडिक नेचर, कोई कंपाउंड कितना एसिडिक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर इफ द सेंट्रल एटम इज सेम, अगर कभी सेंट्रल एटम सेम मिल जाए तो उस केस में बेटा एसिडिक नेचर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से क्या ऑर्डर आ गया बेटा? HClO4, HbRO4, HiO4। क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम वेरी कर रहा था तो हमने क्या देखा, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और यहां से हमने ऑर्डर निकाल लिया।
क्लियर है? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये प्रॉपर्टीज आप रिवाइज करना अच्छे से। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम KBD खेलने वाले हैं, जहां पे ये सारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? और कुछ एडिशनल पॉइंट भी हम वहां से सीखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन के साथ किस तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा, ये तो हमें पता चल गया। तो कैसे कंपाउंड बनते हैं बेटा? CH4 हो गया, क्लियर? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है? वाटर बनाता है, राइट? और नेक्स्ट कौन है हमारे पास? HF, क्लियर? वहीं पे अगर यहां पे डाउन द ग्रुप चले, डाउन द ग्रुप जाएं तो क्या हो जाएगा? HCl, HBr, HI। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड हमने बना रखे हैं। तो एसिडिक नेचर क्या होता है बेटा? लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बेटा? लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। वहीं पे जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये सब क्या है? हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन के साथ ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हुए हैं। तो यहां पर जो ये एटम है, इन एटम्स का साइज क्या हो रहा है बेटा? साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो टेंडेंसी, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो रहा है और टेंडेंसी टू रिमूव H+ आयन इजियर हो रहा है। तो उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां भी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है और यहां भी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। HF इज अ वीक एसिड। ये ध्यान रखना बेटा, जो HF है वो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बेटा? एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। क्लियर है बेटा? दैट इज द हाइड्रा एसिड्स, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया, ठीक है? और कुछ बच्चे बोल रहे थे, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अमित सर से बोलूंगी, अमित सर के बच्चों की सर ने बहुत तारीफ की थी। हाँ, अब तुम मेरे भी बच्चे हो, ठीक है? और अगर तुम अब मेरे भी बच्चे हो तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। रिवाइज करके आएंगे तो जो हम क्वेश्चन राउंड रखेंगे उसमें आप ऑनेस्टली प्रिपरेशन के साथ कॉपी बंद करके आंसर करेंगे। उससे क्या होगा बेटा? हमारा चैप्टर साथ साथ चलेगा। What I want बेटा कि आपका बैकलॉग ना हो। बैकलॉग इट्स नॉट अबाउट कि आपने लेक्चर ले लिया। What I want कि मेरे साथ साथ तुम चलो। मेरे साथ साथ चलने का मतलब यह है कि आज जो मैंने पढ़ाया तुम्हें आज वो आ जाना चाहिए। हम एग्जाम का वेट नहीं करेंगे, हम टेस्ट पेपर का वेट नहीं करेंगे कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन जो डॉली मैम ने पढ़ाया वो नोट्स हम रिवाइज करेंगे ना। आज जो पढ़ा आज ही रिवाइज, सारे कंसेप्ट डाउट्स के साथ हम क्लियर करेंगे। पहले भी बोला है मैंने, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना, क्योंकि बेटा नोट्स एक जरिया होता है रिवीजन का, और अगर रिवीजन ना हो ना तो कोई फायदा नहीं है, कितना भी पढ़ लो। मैं तो कह रही हूँ पूरे दिन 12 घंटे भी तुम अगर ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो और सेल्फ स्टडी नहीं की तो कोई मीनिंग नहीं है उस चीज का। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, आई नो, बट इससे आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। मैंने सैटरडे क्लास इसीलिए नहीं लिया, आपको टाइम मिल गया क्योंकि आपका संडे को पेपर था, राइट? तो वो रिवीजन आपका हो जाएगा। लेकिन बेसिक सी चीजें हैं, पढ़ो साथ साथ, लिखो साथ साथ, रिवाइज करो साथ साथ, याद करो साथ साथ, और जब क्वेश्चंस में पूछूं तो आंसर करना साथ साथ, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होती है बेटा वैलेंसी की? अगर मैं बात करूं तो वैलेंसी किस प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है? वैलेंसी के बारे में आपने क्या पढ़ा था बेटा? क्या पढ़ा था? कैसे आप कैलकुलेट करते हो वैलेंसी को? यस, तो वैलेंसी हमें बताती है, क्या बताती है बेटा? वैलेंसी हमें बताती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या बताती है बेटा? दैट इज कंबाइनिंग
कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन हो सकता है। और वैलेंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा? वैलेंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? वैलेंसी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है? ये डेफिनेशन तो किसकी हो गई? ये डेफिनेशन तो हो गई किसकी बेटा? ये डेफिनेशन हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्या होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी से हम कैसे निकालते हैं बेटा? अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो कम है या बराबर है 4 के, तो वो किसके बराबर हो जाती है? वैलेंसी के। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है, तो उस केस में हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं? उस केस में वैलेंसी के लिए हम क्या करते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस कर देते हैं। याद आ गया होगा बेटा? मैम फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो कभी भी हम प्लस माइनस नहीं बोलते, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जब भी हम साइन के साथ वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जब साइन के साथ वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैम कौन से साइन के साथ? कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैलेंसी इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन होता है, ये हमें यहां से पता चलता है। ठीक है, तो जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, इसको मुझे रिप्रेजेंट करके आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूं। ठीक है, यहां से नहीं, यहां से स्लाइड्स ले लेते हैं हम। देखना बेटा ध्यान से। यस बेटा, यस। तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स है बेटा? हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो हमारे पास ग्रुप कौन कौन से हैं? ग्रुप है हमारे पास ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं ले रहे, 3 to 12 नहीं ले रहे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और है हमारे पास दैट इज 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इन ग्रुप मेंबर्स में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? ग्रुप 1 वालों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 8। अगर हमसे पूछा जाए कि वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी देख लो बेटा कितना कितना आ जाएगा। ग्रुप 1 वालों की सबकी वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वालों की सबकी वैलेंसी 2, ग्रुप 13 वालों की 3, 14 वालों की 4। लेकिन ये और भी बॉन्ड बनाते हैं, तो 13 ग्रुप वाले और कितने बॉन्ड बनाते हैं? कितने बनाते हैं? नेक्स्ट 14, 15 वालों की वैलेंसी 3, लेकिन ये 5 भी शो कर देते हैं रेस्ट मेंबर्स। इनकी वैलेंसी 2, लेकिन ये 6 भी शो कर देते हैं। इनकी वैलेंसी 1, ये 7 भी शो कर देते हैं। इनकी वैलेंसी 0, ये तो कंबाइन ही नहीं होते। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ये भी कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ ये कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं बेटा? ग्रुप 1 वाले, तो ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट है, लीना की रब से फरियाद, लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर आ जाएगा Li2O, यहां पर आ जाएगा Na2O। ग्रुप 2 वालों की बात करते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी रोए। ठीक है, तो बेरिलियम वाले ग्रुप 2 के हैं, उनकी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1:1। कंपाउंड किस तरीके के बनाते हैं बेटा? बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ग्रुप 3 वाले बोरोन की वैलेंसी 3,
एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, किस तरीके के ऑक्साइड्स बनाएंगे, B2O3 टाइप के। ग्रुप 14 वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, ऑक्सीजन की कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2:1, तो यहां से क्या आ गया बेटा CO2। यहां पर ये किस तरीके के बनाएंगे बेटा N2O3, क्लियर, इस तरीके के बनाएंगे, तो यहां से बन गया N2O3, क्लियर। तो इस केस में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, यहाँ पे बोरोन की वैलेंसी 3 थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी। यहां पर बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ तो नहीं देखेंगे, सल्फर देखेंगे, तो सल्फर किस तरीके के कंपाउंड्स बनाएंगे बेटा, सल्फर की अगर हम बात करें तो किस तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे, लाइक SO2 हो गया, क्लियर। यहां पे लाइक फ्लोरीन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो ऑक्सोफ्लोराइड्स हो गए, ये एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बेटा कि कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन क्या होंगे, ये हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड बनेंगे बेटा, लिथियम, ग्रुप 1 वाले कौन है, लीना की रब से फरियाद, लिथियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम 1 हाइड्रोजन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, लिथियम हाइड्राइड। बेरिलियम, ये समझ तो आ रहा ना मैं क्या बोल रही हूं, ऊपर से तो नहीं जा रहा। बेरिलियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई BeH2 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। यहां ग्रुप 13 की बात करें, BH3 हो गया, B2H6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर, AlH3 हो गया। नेक्स्ट इनकी बात करें, CH4 हो गया, इनकी बात करें अमोनिया हो गया, इनकी बात करें ऑक्सीजन फैमिली की तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O हो गया। नेक्स्ट इनकी बात करें HF हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैलेंसी इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इस तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, डी ब्लॉक की तो हमने बात ही नहीं की बेटा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 13 से लेकर जो ग्रुप 18 तक हैं ये कौन से एलिमेंट्स है बेटा, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन्हें कंबाइनली अगर हम ग्रुप 18 को छोड़ दें तो क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, कहां पर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो वैलेंसी है वो वैलेंसी पहले तो क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो हाँ जी, वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही थी 1 से लेकर मिडिल तक, एंड देन क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो देखो ध्यान से, वैलेंसी 1 2 3 4 और उसके बाद 3 2 1 0, फिर क्या हो रही है बेटा, वैलेंसी डिक्रीज हो रही है। वैलेंसी इज नेवर मेंशन्ड विथ साइन, हमेशा ध्यान रखना, वैलेंसी को कभी भी हम साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते। वहीं पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करने के 2 केसेस होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन दिया है, जितने दिए हैं उसके साथ पॉजिटिव चार्ज, जितने लिए हैं उसके साथ नेगेटिव चार्ज। अगर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में यही मेन डिफरेंस है कि वैलेंसी में साइन नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन होता है। और ये हमेशा किस में लिखे जाते हैं बेटा, साइन के साथ लिखे जाते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट आया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैम आपने तो इसका जिक्र भी नहीं किया। बिल्कुल इसका जिक्र हम करेंगे, बट ये टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, बट इसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूं क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की भी बात होगी, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है इस इफेक्ट की वजह से। क्यों होती है अभी मैं बताने वाली हूं। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल हो जाती है। अब समझो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहे हैं बेटा, पी ब्लॉक में डिटेल में पढ़ेंगे, बट है इतना सा ही कंसेप्ट, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। हमारे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं
और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है बीच में कौन आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो इन्हें सेपरेट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ग्रुप 3 में हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, उनका जो एफ ऑर्बिटल होता है वो जब कंप्लीटली फिल्ड होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, जिसकी वजह से जब हम 5th से 6th पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो यहां पर वो लेंथेनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स होते हैं 6th to 7th पीरियड के टाइम पे। तो यहां पर उन एफ ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से जो हमारे पास एटम होता है उस एटम की ये होती हैं शेल्स, और शेल्स के अंदर होती हैं इनर शेल्स। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो 5th और 6th पीरियड वाले मेंबर्स हैं, तो 5th से 6th पीरियड की तरफ आते टाइम इस पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो इधर के इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन एटम्स के, वो इस न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स का तो पुअर स्क्रीनिंग होता है। इतना ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं कि अब ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन फर्दर किसी और के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। कैसे हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जो हमारी बोरोन फैमिली है, देखना कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहां पे देखना बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 np2। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला जाएगा तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि कार्बन 4 वैलेंसी शो कर सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +4। लेकिन जब इस कार्बन फैमिली में कहे सीता जी सुनो प्रभु, जब 10 से लेड की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हम 5th से 6th पीरियड की तरफ मूव कर रहे हैं, और यहां पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिनका बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से इनके जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एस में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और अब ये फर्दर किसी और के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। और अगर ये किसी के साथ फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि ये पेयर इनर्ट हो गया। और अगर ये पेयर इनर्ट हो गया है तो इसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 शो कर रहे थे, डाउन द ग्रुप आते आते ये इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना कर सकता है। और अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या दे सकता है, तो उस केस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल +2 शो करेगा, ना कि +4। क्लियर? क्योंकि डाउन द ग्रुप आते आते हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करें तो +2। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी +2 की इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? वही लिखा हुआ था बेटा कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल। ऑक्सीडाइजिंग पावर बोले तो ऑक्सीडाइज करने की पावर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना अच्छा होगा जो खुद रिड्यूस हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या डेफिनेशन होता है, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, तो खुद रिड्यूस होना यानी कि खुद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, और खुद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फेवरेबल कौन जाएगा, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। और जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हुई, इंक्रीज। रिड्यूसिंग पावर क्या हुई, डिक्रीज। क्योंकि रिड्यूसिंग पावर इज ऑल अबाउट दूसरों को रिड्यूस करना है और खुद ऑक्सीडाइज होना है, यानी कि खुद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है। तो रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज हुई। मैंने जो स्टेटमेंट बोला है रिपीट करके सुन लेना एक बार वापस, सेम पॉइंट है बेटा। तो देख लो बेटा,
कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2 4 वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +2 शो करते हैं, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप आते आते बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए नीचे आते आते +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है देन +4। तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, एक्सेप्टेड कब? डाउन द ग्रुप। Lower oxidation state increases. Order of stability of higher oxidation state +4, जब वो higher oxidation state +4 शो कर रहा था तो that is the stability order. सबसे ज्यादा कार्बन, then silicon, then germanium, then tin and then lead. और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, ये तो लोअर शो ही नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं, जनरली जर्मेनियम, टिन और लेड। और इसमें भी जो +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल है वो है लेड, सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी पे होता है। क्लियर हो गया बेटा? सेम एज इट इज यही रूल फॉलोअप होता है बोरोन फैमिली के अंदर। देखो ध्यान से, बोरोन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 3 वैलेंसी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जब पार्टिसिपेट नहीं करते तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इधर भी जब डाउन द ग्रुप आते हैं, जब इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं तो इधर लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं, इधर डी ब्लॉक वाले आ जाते हैं। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे +3 ही लिख दो, यहाँ पे +1 ही लिख दो, नहीं तो सब सेम सेम हो जाएगा। तो बेटा यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी सेम रूल फॉलोअप होता है। क्या रूल फॉलोअप होता है? नीचे आते आते ये जो s के इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग के लिए नहीं देता, ये पेयर इनर्ट हो जाता है, तो नीचे आते आते +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +3, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जो +1 शो करता है डाउन द ग्रुप, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दैट इज द रीजन बेटा जो मैंने आपको बताना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था ऑक्सीडेशन स्टेट का, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। फिर से आएगा, फिर से डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना याद रखना बेटा पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, ये कुछ एसिड्स हैं, इन फ्यूचर भी काम आएगा। मैम क्या ये याद करना है? नहीं बेटा, मैं चाहती हूं कि आप इनसे गो थ्रू हो जाओ। हमारे पास ना बहुत सारे एसिड्स हैं, और उन एसिड्स में से भी कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है ये उसका एक ऑर्डर है। क्लियर? तो आप इन्हें लर्न कर लेना बेटा अच्छे से, क्लियर, रिवाइज कर लेना, ये आप आगे भी पढ़ोगे, ये आपने पढ़ा हुआ भी है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास बेटा बेसिसिटी का ऑर्डर। क्लियर? और अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की, जिससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल अबाउट कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। वैसे मैं आपको क्यों ही समझा रही हूं, आपने रेडॉक्स पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें आती हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने लिए बेटा, बस एक लिया मैंने Na2O और एक मैंने लिया OF2। क्लियर? अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पर सोडियम की सबसे पहले मैं बात कर रही हूं वैलेंसी की। तो बेटा वैलेंसी अगर मैं पूछूं सोडियम की कितनी है, और वैलेंसी में आपसे पूछूं ऑक्सीजन की कितनी है, सेम इसी तरीके से बेटा यहां पे मैं पूछूं वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी है और वैलेंसी फ्लोरीन की कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? मैम सोडियम की वैलेंसी 1 है, 1 थी 1 ही रहेगी, रेडॉक्स में हमने पढ़ा है कंपाउंड फॉर्म में। और ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां पे 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है बेटा? अगेन 2, और यहां पे फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी बात करें बेटा? अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर सोडियम की कितनी है? सिंपली जो इसका वैलेंसी है उसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करो। तो सोडियम और ऑक्सीजन में से कौन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? सोडियम, तो पॉजिटिव चार्ज आया 1,
क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जाता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज और गेन होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज विद देयर वैलेंसी, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज विद देयर वैलेंसी। सेम एज इट इज इधर आ जाओ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखना है। किसका देखना है? ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। तो ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 शो करता है एक्सेप्ट 3 केसेस, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड ऑक्सोफ्लोराइड। क्योंकि इकलौता कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी थी? 2, पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए चार्ज कितना आया? +2। और इधर कितना आया बेटा फ्लोरीन पे? -1। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जाम्पल बेटा, जहां पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, लूज किए, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं किस पे क्या चार्ज आएगा। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हम इन्हें देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट केबीसी के लिए रेडी रहना, केबीडी के लिए पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना। कोशिश करेंगे कि कल ही, मतलब जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी या जो भी लाइव सेशन होगा उसी में केबीडी होगा। अगर रिकॉर्डेड आएगा बेटा तो उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। फाइन। विच विल रिएक्ट फास्टर विद NaOH? NaOH के साथ फास्टर कौन रिएक्ट करेगा? NaOH अपने आप में क्या है बेटा? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके साथ रिएक्ट करने के लिए हमारे पास इनमें से जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो आंसर हो जाएगा। तो हमने तो पढ़े हुए हैं ये वाले सारे, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा? Cl2O7। और जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो उतना तेज रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। मैम आप इतना ही बोल रहे हो, लेकिन आपने तो चैप्टर ही खत्म कर दिया लगभग। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम देख लेंगे अगर हम पढ़ते हैं किसके साथ? क्वेश्चंस के साथ, जो हमारा केबीडी राउंड होगा। तो बेटा अच्छे से पढ़ना, पूरी क्लास अटेंड करना, नोट्स नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें चीज़ें याद होती हैं। चीज़ें याद होती हैं तो रिवाइज करना इजी होता है। खुद के हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होते हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। रेस्ट फेस्टिवल में आप अपनी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, बैकलॉग मत आने देना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है? एंड स्टे हैप्पी फॉर एवर, स्टे मोटिवेटेड, वी ऑल आर हियर फॉर यू ऑल। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।